हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम यशकीर्ति गोयल। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। लास्ट लेक्चर जो आपको इकोनॉमिक्स का मिला वो मिला आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें हमारी कुछ पॉलिसीज़, कुछ जो इंडेक्सेस थे डेवलपमेंट के वो रह गए थे। तो आज का ये लेक्चर हम उस इंडेक्सेस को कवर करते हैं कि कौन से इंडेक्सेस रह गए थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाकी इंडेक्सेस के ऊपर। तो अभी तक हमने दो इंडेक्स पढ़े थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, दो इंडेक्स पढ़े थे, HDI और IHDI। इसके बाद ये आज तीन और हमारे इंडेक्सेस हैं कवर करने के लिए। सबसे पहले है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII। सबसे पहले है GII, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ये शुरू किया गया 2010 में। कब शुरू किया गया? ये 2010 में शुरू किया गया। इसके नाम से ही इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है कि जेंडर्स में, मेल फीमेल जेंडर में क्या इनइक्वालिटी है किसी कंट्री में, उस चीज़ को चेक करने के लिए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के नाम का कोई इंडेक्स जो है वो बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात की थी कि ओवरऑल सभी इकोनॉमीज़ में सारे ह्यूमंस का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम ट्रेडिशनल फॉर्म में बात करें तो हमें पता है कि विमेन को एक बराबर का दर्जा नहीं मिला पुरुष के मुकाबले, मेन के मुकाबले। ठीक है, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है हमारी, उन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इसीलिए बनाया ताकि वो ये देख सकें कि अभी भी कौन सी ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जो चाहे ग्रोथ के मामले में तो बहुत अच्छी जा रही हैं, पर अगर इक्वालिटी के मामले में हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स के बारे में बात करें, तो वहाँ पे वो इतनी अच्छी नहीं साबित हो पा रही। इसीलिए उन्होंने क्या किया, GII, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बनाया 2010 में। अब देखिए, हम इसके मेजरमेंट स्केल क्या क्या हैं। इसके भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तरह तीन मेजरमेंट स्केल्स हैं। सबसे पहले है हेल्थ, देन एम्पावरमेंट, देन इनकम। तीन मेजरमेंट स्केल्स हैं। HDI में हमने जो तीन मेजरमेंट स्केल्स पढ़े थे वो ह्यूमन डेवलपमेंट के थे कि ओवरऑल सभी ह्यूमंस की कैसे डेवलपमेंट होगी, तो उसमें हमने अलग तीन मेजरमेंट स्केल्स पढ़े थे। अब यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है या जेंडर इनइक्वालिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे मेजरमेंट स्केल्स चेंज हो गए। क्या मेजरमेंट स्केल्स हैं, ध्यान से देखिए। हेल्थ में क्या मेजरमेंट स्केल्स हैं? सबसे पहले मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसको हिंदी में कहा जाता है मातृत्व मृत्यु दर। लिख देता हूँ थोड़ा सा, हिंदी में क्या कहा जाता है, मातृत्व मृत्यु दर। ठीक है, कि एक लेडी, एक मदर जिसने बर्थ दिया है किसी बच्चे को, उनकी क्या डेथ रेशो है। ठीक है, कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा कि 1 लाख बच्चों के जन्म होने पर उनकी कितनी माएँ अपनी जीवन खो देती हैं। ठीक है, अगर 1 लाख बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उन 1 लाख बच्चों को जन्म देने वाली माएँ, कितनी माएँ जन्म देते देते मर जाती हैं, उसको बोला जाएगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। देखिए, ये शो करता है हमारे कंट्री के हेल्थ सेक्टर को कि हमारा हेल्थ सेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी वहाँ पे साइंटिफिक या मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं कि वो हमारे देश की जनता को बचा पाए मरने से। तो इसलिए मैटरनल मोर्टेलिटी, और साथ ही में ये इनइक्वालिटी का कंसेप्ट भी समझा रहा है। ठीक है, कि मतलब
एक जो ये ज़रूरी एक कंसेप्ट है कि अगर कोई औरत किसी बच्चे को जन्म दे रही है तो क्या ज़रूरी है कि वो जन्म देते देते हमारे कंट्री में इतना भी मेडिकल ने तरक्की नहीं की कि उसको बचा सकें, कोई ऐसी अगर दुविधा आती है तो ये इनइक्वालिटी के कंसेप्ट को भी शो करते हैं। इसलिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को, मातृत्व मृत्यु दर को हेल्थ में रखा गया है। देन है रिप्रोडक्शन रेट, रिप्रोडक्शन रेट, ठीक है। रिप्रोडक्शन रेट, रिप्रोडक्शन रेट को हिंदी में कहा जाता है प्रजनन दर, प्रजनन दर। रिप्रोडक्शन रेट क्या कहता है, या हिंदी में हम इसको कहते हैं प्रजनन दर। इसका मीनिंग है कि एक साल में 1000 पॉपुलेशन के पीछे कितने बच्चे पैदा हुए हैं। एक साल में 1000 पॉपुलेशन के मुकाबले कितने बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है। इसको बोला गया रिप्रोडक्शन रेट। रिप्रोडक्शन रेट को हेल्थ के मेजरमेंट स्केल में रखा गया है, राइट। देन सेकंड पॉइंट है एम्पावरमेंट, या हम इसको वुमेन एम्पावरमेंट का, फीमेल एम्पावरमेंट का नाम देंगे कि एम्पावरमेंट के बेसिस के ऊपर कैसे इनइक्वालिटी होती है या दूर की जा रही है एम्पावरमेंट के बेसिस के ऊपर। तो एम्पावरमेंट के बेसिस को जानने के लिए एम्पावरमेंट में एक्स्ट्रा सब हम कहेंगे सब दो ये जो मेजरमेंट स्केल्स बनाए गए, 2 मेजरमेंट स्केल्स बनाए गए, सब स्केल्स, एम्पावरमेंट स्केल के सब स्केल्स 2 मेजरमेंट स्केल्स। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन इन साइंस फील्ड, ठीक है, ये साइंस लिखा है, साइंस फील्ड के देश की वुमेन का, देश की फीमेल्स का साइंस की फील्ड में कितना कंट्रीब्यूशन है मेल्स के मुकाबले, देश की फीमेल पॉपुलेशन का कितना कंट्रीब्यूशन है मेल्स के मुकाबले साइंस फील्ड में। ये उनका एम्पावरमेंट शो करेगा, क्योंकि जितना साइंस फील्ड में फीमेल्स तरक्की करेंगे इसका मतलब वो उतना ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और उनसे भेदभाव नहीं होता है पढ़ाई के लेवल के ऊपर, ठीक है। तो एम्पावरमेंट स्केल का सब स्केल कंट्रीब्यूशन इन साइंस फील्ड, और दूसरा कंट्रीब्यूशन इन हायर एजुकेशन, कंट्रीब्यूशन इन हायर एजुकेशन जो उच्चतर शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, उसमें इनका कितना कंट्रीब्यूशन, कितना हिस्सा है या इनको कितना हिस्सा मिल रहा है। हायर एजुकेशन हमारी क्लास 12th के बाद वाली, या हम जिसको कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है, 12वीं कक्षा के बाद वाली जो हमारी एजुकेशन है हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में कितना हिस्सा दिया जा रहा है फीमेल्स को। आजकल हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे शिक्षा संस्थान हैं जो फीमेल कोटा भी देने लगे हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने जा रहा है तो उनमें कुछ सीट्स उन्होंने फीमेल कोटा के अकॉर्डिंग सेट की हैं कि हमारे कॉलेज की इतनी सीट्स या हमारी यूनिवर्सिटी की इतनी सीट्स ये लड़कियों को दी जाएंगी, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है कि इनइक्वालिटी को कम करने के लिए सरकार या हमारे देश में कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, कैसे कैसे इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए रोकथाम की जा रही है, ठीक है। तो एम्पावरमेंट के अंदर 2 पॉइंट्स, कंट्रीब्यूशन इन साइंस फील्ड और कंट्रीब्यूशन इन हायर एजुकेशन। इसके बाद है इनकम, इनकम के इनकम लेवल के बेस के ऊपर किस तरीके से पता चलेगा कि कैसे हमारे जेंडर इनइक्वालिटी को कम किया जा रहा है। तो इसमें फर्स्ट एक ही पॉइंट है, कंट्रीब्यूशन इन लेबर मार्केट, कंट्रीब्यूशन इन लेबर मार्केट। हाँ जी, लेबर मार्केट क्या था, लेबर मार्केट क्या था, हमारी फैक्टर मार्केट, मतलब डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर चेक की जाएगी, ठीक है। अब लेबर का मतलब ये नहीं है कि जो लेबर का काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो पर्सन अपनी सेवाएं किसी और को दे रहा है वो लेबर में ही काउंट होगा इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है। तो क्या डिमांड फॉर लेबर है और क्या सप्लाई ऑफ लेबर है, ये बनेंगे, मतलब ये कंसेप्ट होंगे हमारी लेबर मार्केट के। तो मतलब लेबर फील्ड में या लेबर सर्विसेज में वीमेन का कितना कंट्रीब्यूशन है, या हमारे देश में जो भी सर्विसेज कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं,
उन सेवाओं में लेडीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन है, फीमेल पॉपुलेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको इनकम लेवल में रखा गया कि ताकि ये शो हो सके कि कितनी लड़कियों को या कितनी फीमेल पॉपुलेशन को कितनी कैसे नौकरियां मिल रही हैं और वो फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग बन रही हैं। तो ये 3 स्केल्स, हेल्थ, एम्पावरमेंट और इनकम स्केल बनाए गए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को चेक करने के लिए। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कब शुरू हुआ? 2010 में। क्लियर है? देन सेकेंड पॉइंट, MPI। MPI है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये भी 2010 में ही शुरू किया गया। ये भी 2010 में ही शुरू किया गया। अब पॉवर्टी को, या पॉवर्टी को हम हिंदी में कहते हैं निर्धनता। निर्धनता तो या आसान भाषा में गरीबी। तो गरीबी मल्टी डायमेंशनल के अलग अलग डायमेंशंस से, अलग अलग सेक्टर्स के थ्रू देखा जाएगा कि किसी कंट्री में पॉवर्टी का क्या लेवल है। ठीक है, तो इसके लिए भी 3 स्केल्स बनाए गए हैं। इन तीनों स्केल्स में अलग अलग सब स्केल्स हैं ये जानने के लिए कि कितनी निर्धन जनता है किसी कंट्री में, और उस निर्धनता वाले लोगों को या निर्धन जनता के लिए क्या क्या हेल्प या क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले सेम हेल्थ सेक्टर आया। हेल्थ सेक्टर में आया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हेल्थ सेक्टर में आया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हिंदी में कहा जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हिंदी में कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हिंदी में कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं? 1000 बच्चों के जन्म के पीछे कितने बच्चों की मृत्यु हुई है। अगर किसी देश में एक साल में 1000 नए बच्चे पैदा हुए हैं, तो उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु हो गई उस एक साल में। ठीक है, मान लीजिए मैं 2020 की बात या 2019 की बात करूं। 2019 में इंडिया में 1000 बच्चे पैदा हुए। इंडिया में 2019 में 1000 बच्चे पैदा हुए, और इस एक साल में 1000 बच्चे पैदा हुए और 50 बच्चों की मृत्यु हो गई, 50 बच्चों की डेथ हो गई। तो ये होगा हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, ये कितना हो गया? 5% हो गया। तो 5% होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के एक साल में 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चों को उस साल, एक साल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, वो एक साल के बाद अपनी जीवन नहीं देख पाते। ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये शो करेगा पॉवर्टी को कि लोगों के पास इतना धन नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो अपने शिशु का, अपने बच्चे का अच्छे से इलाज करवा सकें। इसलिए इसको हेल्थ में रखा गया है। एंड है न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण के कुपोषण के कारण कितने बच्चों की मृत्यु होती है, या कुपोषण के कारण कितने बच्चे जो हैं वो उनका प्रॉपरली फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उसको देखा जाएगा न्यूट्रिशन में, पोषण के स्केल में, हेल्थ स्केल के अंडर। राइट, देन एजुकेशन, शिक्षा में हमने देखना है एवरेज ईयर्स। वैसे ही जैसे हमने ह्यूमन डेवलपमेंट में देखा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखा था कि मिनिमम पूरे देश के लोगों के या पूरे देश के बच्चे कितनी एवरेज ईयर्स स्कूल जाते हैं, औसत कितने साल स्कूल जाते हैं, एक ये। और दूसरा रजिस्ट्रेशन इन स्कूल्स। मैंने आपको बताया था कि वो एजुकेशन में हम GER देखेंगे, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो देखेंगे कि कितने बच्चे एडमिशन लेने आए और कितनों को एडमिशन मिल गया, वो GER होगा। ठीक है,
तो रजिस्ट्रेशन इन स्कूल्स देखेंगे कि कितने % रजिस्ट्रेशन एडमिशन करवाने आ रहे हैं और कितने बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। अब जिनको नहीं मिलता उसको हमने एजुकेशन सेक्टर से में ये मान लिया कि वो एजुकेशन की तरफ से पिछड़े हुए हैं और उनको पॉवर्टी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। और थर्ड रहता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर। थर्ड रहता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर। जीवन स्तर में अब 6 पॉइंट आए कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो एक सादा जीवन या नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए जो मेन चीज़ें चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है। कौन कौन सी? LPG गैस सिलेंडर, प्रॉपर उनके घर में टॉयलेट फैसिलिटी, सीमेंटेड होम्स पक्के मकान, इलेक्ट्रॉनिक्स विद्युत के औजार कितने अवेलेबल हैं उनके घर में, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, उनके घर में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी और फ्रेश वाटर की कितनी उनको अवेलेबिलिटी है। 6 चीज़ें आई, LPG, टॉयलेट, सीमेंटेड होम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। ये 6 चीज़ों को या इन 6 चीज़ों की कितनी अवेलेबिलिटी है अलग अलग पर्सन्स को हमारी कंट्री में, इससे हमारा शो होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये तीनों मेजरमेंट स्केल्स कौन कौन से, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये मिलके बताएंगे, क्या बताएंगे, हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्लियर है? ये बनाया गया 2010 में। इसके बाद थर्ड इंडेक्स है हमारा GDI। थर्ड इंडेक्स है हमारा GDI। इसकी फुल फॉर्म है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। GDI का फुल फॉर्म है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। कब शुरू हुआ? 1995 में इसको शुरू किया गया। 1995 में इसको शुरू किया गया, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, जो HDI वाले 3 पॉइंट थे, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले मैं एक बार अब कर रहा हूँ, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले जो हमारे 3 पॉइंट थे, कौन कौन से थे, याद है आपको? कौन कौन से थे आपको याद है? एक था हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सेकंड था हमारा एजुकेशन और थर्ड था परचेजिंग पावर पैरिटी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और परचेजिंग पावर पैरिटी। जब हम इन तीनों हमारे मेजरमेंट स्केल्स को जेंडर्स में डिवाइड करके देखेंगे कि मेल मेंबर्स में इन तीनों मेजरमेंट स्केल्स में क्या स्कोर है, फिर फीमेल का देखेंगे, फीमेल मेंबर्स का इन तीनों मेजरमेंट स्केल्स में क्या रोल है। जब ऐसे हम मेल फीमेल में कंपैरिजन करके इन HDI वाले ही तीनों मेजरमेंट स्केल्स को देखेंगे, उसको बोला जाएगा जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, के जेंडर की क्या डेवलपमेंट हो रही है। कब शुरू हुआ था ये? 1995 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा UNDP की तरफ से, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था, उसकी तरफ से ये जो जारी किया जाने वाला ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 5 रिपोर्ट्स पढ़ी, या हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक थी, उसके अंदर 5 अलग अलग इंडेक्सेस थे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा HDI, सेकंड पढ़ा IHDI इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, थर्ड पढ़ा हमने आज GII ग्रोथ इनइक्वालिटी इंडेक्स, फोर्थ पढ़ा GDI जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, और फिफ्थ पढ़ा था हमने MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, इस क्लास में मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो 2019 की 2019 की रिपोर्ट है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट की, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का क्या रैंक है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का क्या रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट में? 129, ठीक है।
आउट ऑफ कितने कंट्रीज से? 199, 189 कंट्रीज से के मुकाबले इंडिया का रैंक 129 है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कितना स्कोर मिला हुआ है? 0.688, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, अब हमारी एक ही रिपोर्ट रह गई है जो हम कर रहे थे हमारी जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो हमारा IBRD है, IBRD की तरफ से बनाई जाएगी। ठीक है, उसके बारे में अब हम करेंगे। जी, तो अभी हमने किया हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि बनाया जाता है UNDP, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है UNO की तरफ से, उनके द्वारा। लास्ट अब जो हमारा रिपोर्ट बचता है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये रिपोर्ट बनाया जाता है IBRD के द्वारा। IBRD क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, राइट। कब बना था ये? 1945 में। अब इनके द्वारा एक रिपोर्ट शुरू की गई WDR के नाम से 1978 में। WDR के नाम से इन्होंने एक रिपोर्ट शुरू की, क्या है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, या इसको नाम याद करना इजी है। IBRD क्या है? मैंने आपको बताया था, इसका सही नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक, या इसका दूसरा नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक क्या रिपोर्ट बना रहा है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। कब शुरू किया गया? स्टार्टेड इन 1978। अब देखिए, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये ऐसे नहीं है कि पॉइंट्स वगैरह देती है कि अलग अलग मेंबर कंट्रीज़ को पॉइंट्स देगी। इन्होंने ओवरऑल वर्ल्ड की डेवलपमेंट देखनी है कि सारा विश्व ही किस रेट पे तरक्की कर रहा है, वहाँ की ओवरऑल क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो इन्होंने ये इसीलिए ये रिपोर्ट इतनी ज़्यादा शायद आपने सुनी नहीं होगी या न्यूज़ में इसका इतना जिक्र नहीं होता है, क्योंकि ये ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे डेवलपमेंट की बात करती है। ठीक है, पर क्वेश्चन में एक दो पे एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि IBRD कौन सी रिपोर्ट बनाता है, WDR या वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस बैंक द्वारा, किस संस्था के द्वारा बनाई जाती है या कब शुरू हुई थी? 1978। और इसके अंडर कौन कौन से जो है हमारे सब स्केल्स हैं, मेजरमेंट स्केल्स हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर, कि जिस देश की बात हो रही है या पूरे विश्व में एग्रीकल्चर का रोल कितना है, खेतीबाड़ी कृषि का क्या योगदान है पूरे वर्ल्ड की डेवलपमेंट में। फिर चेक किया जाएगा यूथ इक्विटी का पॉइंट। ठीक है, यूथ में क्या समानता है, जो हमारी यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन को, पूरी यंग जनरेशन को समान अधिकार मिल रहे हैं, बराबर के राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। देन इसके बाद पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, कि आपकी कंट्री में या पूरे विश्व में जो पब्लिक सर्विसेज हैं, ठीक है, जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, उनकी डिलीवरी प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही। जो गवर्नमेंट की मेन बेसिक ड्यूटीज़ हैं, बेसिक सर्विसेज हैं आपको प्रोवाइड करना, लॉ है, ऑर्डर है, डिफेंस है, पुलिस है, ये चीज़ें आपको पब्लिक सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जा रही हैं। देन रोल ऑफ द स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट आपको सारी सेवाएं अच्छे से दे पा रही है या नहीं दे पा रही। डेवलपमेंट ऑफ लेबर, पूरे वर्ल्ड में या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में लेबर का कैसे, श्रमिकों का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है संरचना, आधारभूत संरचना। तो जो हमारी संरचना है, आधार है हमारा, ठीक है, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है, और उसके साथ साथ में इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जा रहा है। ये ENV मतलब एनवायरमेंट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा रहा है और साथ साथ में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं। और लास्ट है हेल्थ एंड पॉवर्टी,
कि पूरे विश्व में हेल्थ लोगों की कैसी है, अच्छी है या नहीं है, या पॉवर्टी लाइन से कितने लोग ऊपर हैं, कितने लोग नीचे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है। पॉवर्टी का अगर आपको लग रहा है कि पॉवर्टी का ये रिपोर्ट्स में 1-2 बार नाम आ गया, तो पॉवर्टी के लिए मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा। मैंने वैसे आपको लेक्चर नहीं दिया है पॉवर्टी के ऊपर, ना वैसे लेक्चर बनता भी नहीं है, क्योंकि पॉवर्टी से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आता है कि निर्धनता की रेखा क्या है, निर्धनता रेखा क्या कहती है, या पॉवर्टी लाइन या एवरेज पॉवर्टी क्या माना जाता है। देखिए इसमें क्या है, अगर तो कोई व्यक्ति गांव में रहता है, ठीक है, इन विलेज, अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है और उसको पर डे अगर 2400 कैलोरीज, 2400 कैलोरीज का फूड मिल रहा है, पर डे है ये। अगर कोई व्यक्ति गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, विलेज में रहता है, और उसे एक दिन में 2400 कैलोरीज का भोजन मिल रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। मतलब कितना बेस क्या है, क्या एवरेज है। अगर हर व्यक्ति को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है उसको 2400 कैलोरी का भोजन मिल रहा है, तो उसको निर्धनता रेखा से ऊपर माना जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और उसको 2400 कैलोरीज का भोजन नहीं मिलता, उसको निर्धनता रेखा से नीचे माना जाएगा। ठीक है, और शहरी एरिया, इन सिटीज़, शहरी क्षेत्रों के लिए ये क्या है, अगर कोई शहर में रहता है व्यक्ति और अगर उसको प्रतिदिन 2100 कैलोरीज का भोजन मिल रहा है, ठीक है, इन सिटीज़ में क्या है, पर डे अगर व्यक्ति को 2100 कैलोरीज का फूड, 2100 कैलोरीज का भोजन मिल रहा है, तो उसको निर्धनता रेखा से ऊपर माना जाएगा। जो व्यक्ति शहरी क्षेत्र में रहता है और उसको 2100 कैलोरीज का भोजन नहीं मिल रहा, उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाएगा। ठीक है, और जो ये निर्धनता है, निर्धनता चेक की जाती है जनगणना के साथ में, जनगणना के साथ में, सेंसस के साथ में। तो हमें पता है हमारा लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, तो 2011 के अकॉर्डिंग 26% के लगभग बताई गई थी पॉवर्टी। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 26% के लगभग बताई गई थी आपकी पॉवर्टी। क्लियर है? ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा वो पॉवर्टी के बारे में बताया मैंने आपको। और ये था हमारा वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाने वाला रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1978 में शुरू किया गया, और उसके अलग अलग मेजरमेंट स्केल्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे लगे होंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आपको 2 लेक्चर मिले अलग अलग से, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा था तो मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड करके आपको करवाया। तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, अच्छे से समझ आया होगा, अलग अलग रिपोर्ट्स के अलग अलग मेजरमेंट स्केल्स अच्छे से समझ लगे होंगे। ठीक है, तो अभी मैं अलविदा लेता हूँ। क्लास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।